नमस्कार दोस्तों। तू डाल डाल मैं पात पात, हिंदी का ये मुहावरा, ये कहावत किसान नेताओं और सरकार के बीच पूरी तरह से लागू होती है। इसलिए कि सरकार की तरफ से चिट्ठी किसान नेताओं को लिखी जाती है, बातचीत की तारीख मुकर्रर करने के लिए गेंद किसान नेताओं के पाले में डाली जाती है। जवाब किसान नेताओं की तरफ से आता है कि इस बातचीत का कोई फायदा नहीं जब तक बातचीत के एजेंडे में तीनों कानूनों की वापसी सुनिश्चित ना हो या एजेंडे में तीनों कानून पर बातचीत शामिल ना हो। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किसान नेताओं ने क्या चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को। अब फिर से एक न्योते की चिट्ठी केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल की तरफ से किसान नेताओं को भेजी गई है। इस बार 2 पन्ने की चिट्ठी है, पिछली बार 4 पन्ने की चिट्ठी थी। और इस चिट्ठी में एक बार फिर से विवेक अग्रवाल को आप एक आईएएस अधिकारी ना माने, केंद्र सरकार के नौकरशाह हैं, और माने कि केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है जिसमें उन्होंने लिखा है। और उसके बाद मैं इन किसान नेताओं से बात करूंगा। इसमें कुछ किसान भी हैं, 1-2 किसान नेता भी हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा आज की तारीख में जितने किसान हैं सब नेता हैं, क्योंकि सबको पता है कि उन्हें क्या बोलना है, उनकी क्या मांग है। इसलिए कई बार आपको नेता और आम किसान में फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन विवेक अग्रवाल ने जो चिट्ठी लिखी है, आज की तारीख की चिट्ठी है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के लिए देश के समस्त किसान संगठनों के साथ वार्ता का रास्ता खुला रखना आवश्यक है। देश के अनेक स्थापित किसान संगठनों और किसानों की आदरपूर्वक बात सुनना सरकार का दायित्व है। सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत आंदोलनकारी समस्त किसान यूनियनों के साथ सरकार द्वारा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से और खुले मन से कई दौर की वार्ता की गई है। आगे भी आपकी सुविधा अनुसार वार्ता करने की पेशकश आपसे की है। अब ये उस आरोप का जवाब है जो किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था कि सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है, समानांतर बातचीत कर रही है ऐसे किसान नेताओं से जो सरकार समर्थक या कृषि कानून समर्थक है। ये भी मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया और दिखाया है। और इस चिट्ठी में कुछ स्पष्टीकरण के साथ केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल ने, संयुक्त सचिव है भारत सरकार में, उन्होंने लिखा है, आखिरी पैराग्राफ है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार साफ नियत और खुले मन से आंदोलन को समाप्त करने और मुद्दों पर वार्ता करती रही है और आगे भी तैयार है। आप कृपया अपनी सुविधा अनुसार तिथि और समय बताएं, साथ ही जिन मुद्दों पर वार्ता करना चाहते हैं उन मुद्दों का विवरण दें। यह वार्ता आपके द्वारा सुझाई गई तिथि और समय को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय समिति के साथ आयोजित की जाएगी। अब देखिए, पिछली चिट्ठी में भी केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था कि तारीख किसान नेता बताएं। किसान नेताओं ने कहा इस प्रस्ताव में ऐसा नया कुछ है नहीं कि इस पर हम बात करें। प्रस्ताव नए सिरे से आप भेजें जिसमें वो बात हो, वो बिंदु हो जिस पर हम बात करना चाहते हैं। फिर से सफाई देते हुए कुछ आरोपों की सफाई दी है केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने और कहा है कि अब आप फिर तारीख बताएं। और चूंकि पिछली बार किसान नेताओं ने कल की चिट्ठी में कहा था साफ नियत और खुले दिल से प्रस्ताव भेजे, तो इन्होंने जो कहा ये मैंने आपको बताया कि साफ नियत और खुले दिल से या खुले मन से बात करने को तैयार है। 40 नेताओं के नाम है। दर्शन पाल पहला नाम, कुलवंत सिंह, बूटा सिंह, बलदेव सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह, राकेश टिकैत भी हैं जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर पर, जहां मैं अभी हूं, दिल्ली यूपी का बॉर्डर, पीछे देखिए हाईवे 2 लेन खुली है और इसी लेन को जब तब किसान जाम कर देते हैं जब यह आरोप लगता है कि किसानों के जत्थे को, यूपी और उत्तराखंड से आने वाले किसानों को के जत्थे को कहीं यूपी या उत्तराखंड की पुलिस ने रोका है। तो अब सवाल उठता है कि एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम खुले मन और साफ नियत से बात करने को तैयार हैं, तो गेंद केंद्र सरकार ने फिर किसानों के पाले में डाला है। अब किसान नेता क्या इसका जवाब देंगे? क्योंकि पहले की चिट्ठी का जवाब देकर खारिज कर चुके हैं कुछ लोग हैं। उसमें विर्क साहब है, तेजिंदर विर्क, ये उत्तराखंड तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। कल भी आपसे मैंने विर्क साहब बात की थी। अब जो ये 2 पन्ने की चिट्ठी है विवेक अग्रवाल की, जिस चिट्ठी में उन्होंने फिर वही बात की है कि आप बातचीत के लिए तारीख मुकर्रर करिए और जो भी आप चाहा। लेकिन एक खास बात और है, इसमें उन्होंने कहा कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी से कोई संबंध नहीं है, न ही इन तीनों कानूनों के आने से पूर्व भी जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था पर कोई प्रभाव है। इस बात का उल्लेख वार्ता के हर दौर में किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार न्यूनतम समर्थन पर खरीदी की वर्तमान व्यवस्था के लागू रखने के संबंध में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। इस विषय में कोई नई मांग करना जो नए कृषि कानूनों से परे है, उसका वार्ता में सम्मिलित किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि पहले भी
कहा गया है सरकार आपके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है। तो ये कह रही है इस चिट्ठी से मतलब ये है कि आप कानून वापसी की बात मत करिए, आप ये बात करिए जो इस कानून में खामी है उसको हम दूर करेंगे, उस पर बात करने को तैयार हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर पहले भी प्रशासनिक ऑर्डर जारी होते रहे, वो कानून का हिस्सा नहीं है। तो इस सरकार ने फिर गेंद आपके पाले में डाली। देखिए, जो सेक्रेटरी हैं, कहां से आए हैं, क्या है, सब हम इनका इतिहास जानते हैं। लेकिन आज सेक्रेटरी, सरकार का सेक्रेटरी चिट्ठी लिखकर भेजेगा, ये बड़ा सवाल है। जब सरकार इंटरवीन कर रही है, जब कृषि मंत्री इसमें लगे हैं, तो उनको खुद सीधा वार्ता करनी चाहिए कि ये मामला है। और तेजेंद्र साहब, एक मिनट बीच में रुक रहा हूँ। चिट्ठी ब्यूरोक्रेसी से ही जाता है और मीटिंग, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि मंत्री स्तरीय समिति के साथ बातचीत होगी, पर चिट्ठी कौन लिख रहा है ये मायने नहीं रखता, वो नुमाइंदे हैं सरकार के, अगर नौकरशाह है। असली बात मुद्दे की है कि एक बार फिर सरकार ने कहा है बातचीत के लिए टेबल पर आइए। नहीं, बात आपकी, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मंडी व्यवस्था जो है पुरानी वो लागू रहेगी। लगातार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है एमएसपी की वो लागू रहेगी। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था जो है वो 6%, आपका जो कृषि आयोग है वह कहता है कि 6% से ज्यादा खरीद नहीं होती। हम कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना जो है उस पर गारंटी दो। सवाल यह है कि आपकी बात के अंदर लगातार आप कंफ्यूज कर रही है सरकार कि हम एमएसपी देने को तैयार हैं, एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एमएसपी की गारंटी का जो कानून बनना चाहिए उस पर बात क्यों नहीं करते, जो हमारी डिमांड। लेकिन बात यह है कि जो इस चिट्ठी से भी जो ध्वनि निकल रही है कि एमएसपी पहले भी कानून का हिस्सा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो आप, ये तो हम पहले कह रहे हैं कि पहले कानून नहीं है, वो एक सरकार की व्यवस्था थी। लेकिन अब उसे व्यवस्था को कानून बनाना जाए। कानून बनेगा तब इस देश का किसान, जो स्वामीनाथन आयोग कोई किसानों का नहीं था, स्वामीनाथन सरकारी आयोग था, उसने जो सिफारिश की उसके आधार पर किसान कह रहा है। किसान अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। हम कह रहे हैं C2 का 1.5 गुना, C2 का 1.5 गुना भी बात की बात है। लेकिन जो वर्तमान एमएसपी आप टूटी फूटी दे रहे हो उसको तो कानूनी अमला जो पहनाने का काम करो, उसे भी कानूनी रूप नहीं दे रहे हो। और जो कह रहे हो जो खरीदा जाएगा आपके शासन। चलिए, ये बात चूंकि हम लोग कई बार कह चुके हैं विर्क साहब, आपसे भी सुन चुके हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है बातचीत के टेबल पर आकर कोई रास्ता निकलेगा या ऐसे ही दोनों तरफ से तू डाल मैं पात वाली स्थिति होगी। उन्होंने चिट्ठी 4 पन्ने की लिखी, आपकी तरफ से किसान नेताओं की तरफ से जवाब चला गया कि इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों बात करें, आग से मत खेलिए और किसानों को बदनाम मत करिए और नए प्रस्ताव भेजिए। और नए प्रस्ताव का मतलब किसान नेताओं की तरफ से भी है, उस प्रस्ताव में शामिल हो कि जब बातचीत करेंगे तो कानूनों की वापसी पर बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब फिर ये चिट्ठी ठंडे बस्ते में जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है, मान लें। नहीं, 5 तारीख की वार्ता और आज की चिट्ठी में अंतर क्या है? 5 तारीख की वार्ता भी यही थी, 9 तारीख की चिट्ठी भी यही थी, जो उसके बाद चिट्ठी भेजी वो भी यही थी। आज की चिट्ठी में अंतर कहाँ है? वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, वही जो है पिछले 6 मीटिंग में लगातार बात कर रहे हैं। ये लगातार जो है जनता के परसेप्शन बना रहे हैं। हम तो वार्ता के लिए तैयार, किसान नहीं मान रहा, लेकिन बात वही कह रहे हैं जो पहले दिन थी। जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार किसानों की एकता और किसानों की मांग को कहीं ना कहीं बदनाम, डिफेम किया जाएगा। किसान वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ये एक अहम बात आपने कही। और इन चिट्ठियों से ये आशय भी निकलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश हो, ये भी कहा था साथ में कि क्या कानून को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन पिछली चिट्ठी मैंने जिक्र किया था, उस चिट्ठी में डॉक्यूमेंटेशन था पूरे घटनाक्रम का, पूरी जितनी बार बातचीत हुई, ताकि वो एक डॉक्यूमेंट हो कि कब कब सरकार ने बातचीत की कोशिश की और कब कब किसान ने अड़ियल रवैया दिखाया। थोड़ा बाकी लोगों से भी बात करता हूं। आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह बोपराय। कहाँ से आए हो? जी, जिला शाहजहानपुर से। तो आपको लगता नहीं कि किसान नेता भी कुछ अड़ियल रवैया अख्तियार कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे? सरकार बार बार कहती है आप तारीख बताओ, जगह बताओ, जगह तय करती है, तारीख आपने कहा, उन्होंने सब उचित बातें कही हैं। सरकार वही बातें फिर घुमा के करेगी, कोई नई बात करे तो उसके ऊपर हम लोग ख्याल करें। नई बात तो आपके हिसाब से भी एक ही बात है ना कि कानून वापस लो। हाँ जी, ये कानून वापस लें, हमें इसका संशोधन लीजिए, कानून वापस चाहिए। तब फिर बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो एक ही पॉइंट है। जो भाई साहब ने कहा उचित कहा, बस जो उन्होंने कहा ठीक है, हम उनके साथ सहमत हैं, वो हमारे सीनियर हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि आप लोगों को भगा दिया गया है कि इस कानून से बड़ा आपका नुकसान होने वाला है? जमीन अडानी और अंबानी के पास बहुत है, आपके पीलीभीत और बरेली में जमीन लेने क्यों जाएंगे अडानी और अंबानी वाले? ये तो सरकार की चाल है, काश्तकार को पागल बना रही है, काश्तकार से सबको छीन रही है। अब जो आप कह रहे हैं कह रहे हैं ये काश्तकार को पागल सरकार बना रही है, सरकार कर रही है, आप लोगों को पागल ये किसान नेता बना रहे हैं। विर्क साहब जैसे नेता पागल नहीं बना रहे, नेता हमारे सब जागरूक हैं जी। देखिए, किसी काश्तकार के अगर 30 क्विंटल धान तोड़ कर 10 उसके नहीं लिए गए कि हम नहीं ले रहे, हम अब हमारे पास जगह नहीं, हम नहीं, काश्तकार को तो परेशान करें। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी कल 6 राज्यों में किसानों से बात करेंगे और उसके बाद कल 18,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी 6,000 की किस्त जारी करने वाले हैं। तो आपको किस्त मिलती है कि नहीं? 6,000 कुछ नहीं मिलता है जी।
आप लोगों में से किसी के खाते में नहीं जाता, तो किसानों को तो जा रहा है, तो आप लिस्टिंग में नहीं इक्का दुक्का जा रहा है जी, इक्का दुक्का किसानों को जा रहा है, वही इनके नुमाइंदे हैं, वही आगे करते हैं, इनका कार्यकर्ता है। ये पहले साल से अब कितने करोड़ रह गए? वो 14 करोड़ से आप अब एक मिनट बाकी लोगों से बात करते हैं। जी नहीं आते। आपको लगता नहीं है कि बातचीत करनी चाहिए तभी कोई रास्ता निकलेगा? जिद ठान कर बैठे हैं। उस कानून में जितनी चीज, थोड़ा सा साइड हट जाइए, उस कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको संशोधन करके, जिसको डाइल्यूट कर दिया गया, बहुत सारी चीजें हटा दी गई, बहुत सारी चीजों का वादा कर रहे हैं। एसडीएम कोर्ट का मामला हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कुछ इश्यूज थे, और वो कह रहे हैं कि आप आओ, पॉइंट बाय पॉइंट बात करो, हम उसमें से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमने जब कहा ही नहीं है कानून बनाने के लिए, जहाँ हमारे किसानों ने आज तक कहा ही नहीं, जब हमने खाना नहीं खाना है, आपने जो खाना नहीं खाना है, तो हम जबरदस्ती खिलाई जाए, खाओ खाओ, जबरदस्ती ना करो। देखो जबरदस्ती से एक किसान गरीब मजदूर बैठे ने रोड़ा पे, कम से कम 80-80 साल के आप बुजुर्ग देख रहे हो, इनके तरफ देखने से आंखों में पानी आ रहा। बड़ी दुख भरी कहानी बनी हुई यहाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम खाना नहीं चाहते हैं, सरकार जबरदस्ती खिला रही है। ऐसे बहुत सारे में और दूसरे राज्यों में बहुत सारे किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान हैं, जो जिनको एपीएमसी मंडी का फायदा भी नहीं मिलता है। वो 1888 का धान जो है 1200 में बेचते हैं, 1000 में बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसानों को लग रहा होगा इससे फायदा है। सरकार कह रही है कि 10-20 संगठन उनके पक्ष में है, हजारों किसान उनके, लाखों किसान उनके पक्ष में। सरकार का कहना है एक कभी किसान जो किसान है, एक कभी किसान नहीं सहमत उन पे। तो सहमत नहीं है तो दूसरे राज्यों के किसान कम है। सरकार कह रहे हैं ये ज्यादा पंजाब, हरियाणा और ये उत्तराखंड के किसान, ये विक साहब और ये सब लोगों को लेके आए। सरकार का जब नवाबगंज में मीटिंग हुई, किसान गरीब मजदूर सब पहुंचेंगे, गांव घेर रखे जाके देखो पुलिस ने। उत्तराखंड में भी घेरा पड़ा हुआ है और नवाबगंज में कल घेरा पड़ा हुआ था, वहां से आने नहीं दे रहे, तो आएगा कौन? ये बताइए कि बातचीत तो होनी चाहिए ना। जो चिट्ठी सरकार की तरफ से है, बातचीत होगी तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। नहीं तो जाड़े का मौसम में ठंड पड़ने लगी और अब 29 दिन 30 दिन हो गए, तो फिर ऐसे तो 3 महीने बैठे रहेंगे। बातचीत करनी चाहिए ना। कल जो आपके किसान नेताओं ने जो खारिज किया प्रस्ताव को, फिर सरकार की तरफ से चिट्ठी गई, तो लगता नहीं बातचीत करके कुछ बीच का रास्ता निकाले? जब बातचीत है तो तब करें जब कुछ गवर्नमेंट अपना रवैया बदले। जब उसी एक ही बार रिपीट करे जा रहे बात को, तो जब हमने पहले ही मैंने कह दिया इस कानून को नहीं मानेंगे हम, तो अब कैसे हम मान जाएं? ज्यादा आमदन चाहिए नहीं हमें, जितना खा रहे हैं गरीब है उतना ही बहुत है, हमें ज्यादा नहीं खाना है। जो हमारा कानून पहले चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। और जो एमएसपी कह रहे हैं उसके लिए ये वो सरकार करी, आपकी आमदनी डबल करना चाहती है 2022 तक। ये आमदनी डबल करना चाहती है, ये हम रोडों पे लंगर चल रहे हैं इतनी आमदनी में, तो इससे ज्यादा आमदनी हमें जरूरत नहीं है। नहीं, आपके लिए लंगर चल रहा है ना, लेकिन देश के बहुत जगह, बहुत हिस्से ऐसे हैं जहाँ किसानों को 2 वक्त का ठीक से खाना नहीं मिलता होगा सालों भर। फसल कुछ दिन बेचते होंगे, खाते होंगे, बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते होंगे। किसानों का भला होगा, मंडियों में बाहर बेचेंगे। हरियाणा बिहार के किसान राजस्थान और महाराष्ट्र में बेचेंगे। यही तो सरकार कर रही है, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप किसानों को अगर उग्रवादी या खालिस्तानी ऐसा ना कहा जाए तो हर जगह लंगर फालतू रहेगा। ऊपर वाले की दुआ है, बाबे नानक का लंगर है किसी का। अब ये क्या कर, उसमें तो हमारा माल ले नहीं रहे, बिक नहीं रहे। कभी ये उसमें रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके 30 कुंटल तोड़ के 10 नहीं ले रहे हैं, या अपन बारदाना लेके आएगी, और वहाँ लंदन में कौन काश्तकार ले रहेगा? एक काश्तकार गरीब आदमी है, वो कैसे ले रहेगा वहाँ मंडी में? आप अंजुम जी जानते हैं कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आप बेटर जानते हैं। और पंजाब की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बिहार में 2006 में एपीएमसी खत्म कर दी। वहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए थी अगर ये अच्छे कानून थे। तो अगर वहाँ पंजाब के अंदर जो है एपीएमसी चलती है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय कई गुना ज्यादा है। यही तो लोग कह रहे हैं कि बिहार, चूंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों की 85 से 90% फसल एमएसपी पे खरीद ली जाती है, इसलिए उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है। और उसमें आढ़तिये भी हैं, बिचौलिए भी हैं और मंडी चलाने वाले लोग भी हैं। और बिहार यूपी में वहाँ 1200-1000 में भी नहीं बिकती, तो वहाँ वो स्थिति नहीं है। इससे बाजार सबके लिए खुलेगा, ये सरकार का कहना। हालांकि देखिए भाई साहब, आप जैकेट, जीन्स और स्पोर्ट्स शू वाले शानदार लग रहे हैं, और यही सब तस्वीर देखकर बीजेपी वाले कहते हैं ये तो किसान बिल्कुल नहीं लगते, ये बड़े बड़े लोग इसमें घुसे हुए हैं। सर हम बिल्कुल भाई साहब एक बात बताइए, कपड़े पहनना उसका नाम क्या गुनाह है कोई? ये बताइए। और अच्छे कपड़े पहनना कौन नहीं चाहता, पहनने अच्छे कपड़े पहनने चाहता है। और जहाँ तक ये आप फार्मिंग करते हैं? मैं कहाँ? रुद्रपुर में, बिलासपुर में है मेरा फार्म है, खानपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंदर सिंह है जी। तेजिंदर सिंह जी, फार्म है या फार्मिंग करते हैं? दोनों में फर्क है। फार्म हाउस या सैनिक फार्म भी बहुत लोगों को करते हैं जी, खुद करते हैं। खेती करते हैं आप? खुद शौक से या खेती? अरे सर वैसे कैसी बातें कर रहे हैं? आप बताइए क्या करें। हाँ जी सर, ये वैसे भी फेडरल उसका नाम क्या स्ट्रक्चर हिलाया जा रहा है। ये जो से जितने भी कानून है, ये उसका नाम क्या सेंटर नहीं बना सकता।
इसको सिर्फ उसका नाम क्या स्टेट में सब्जेक्ट है ये, इसको वहीं पे उनको ही देना चाहिए कि वो ही करें। और एमएसपी की जो सी बात है सर, वो बिहार में आप देखिए वहाँ पे नहीं मिलती, तो वहाँ का जो 5-10 एकड़ वाला फार्मर है वो बिहार पंजाब में और हरियाणा में आके 5-10 एकड़ वाले के यहाँ खेती है, उसका नाम क्या मजदूरी करता है। अगर उसको भी वहाँ पे 1800 उसका नाम क्या है 75 रुपए मिले उसका एमएसपी के, तो वो अपने घर में बढ़िया जिंदगी जिएगा और ऐसे ही कपड़े पहन के आएगा वो भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप आ जाइए, मैं इसको ऑफेंडेड फील मत करिएगा। मैं ये सवाल चूंकि वो लोग उठाते हैं इसीलिए मैंने आपके सामने रखा ताकि लोगों को दिखे। और मैं भी मानता हूं कि कपड़े मतलब एक जो मानसिकता है ना कि किसान का मतलब फटे जूते, हवाई चप्पल, कई बार चप्पल भी ना हो, धरती फटी हुई हो, आसमान की तरफ देख रहा हो और फूस का घर हो, तो वो छवि किसान को लेकर है। उससे बेहतर अगर दिखता है तो लोग कहते हैं किसान नहीं है। और वही बहुत गरीब फटेहाल अगर दिखेगा लगे हाँ हाँ ये बंदा किसान लग रहा है, तो ये प्रवृत्ति दिमाग में है। लेकिन हाँ, पंजाब हरियाणा में आप जानते हैं कि फसल वहाँ कितनी फसल भारत के एफसीआई के गोदामों में जो भरा जाता है, धान, गेहूं, चावल, चना, दलहन, तिलहन, उसकी वो बहुत बड़ी खरीद 90%, 85% खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है। तो उससे किसान खुशहाल भी हैं। और यही किसान कहते हैं कि पहले आप बिहार में, दूसरे राज्यों में वही मॉडल बना दो जिससे वहां के किसान खुशहाल हो जाए, फिर हमें बताना। मुझे सिंगू बॉर्डर पर भी कुछ किसान मिले, उन्होंने कहा कि पहले उनको थोड़ा ऊपर उठाओ और हमें दिखाओ कि वो कैसे बेहतर हो गए, फिर हम सीखेंगे। चलिए यहाँ कुछ और लोग हैं, आप कुछ। हाँ, केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो सबसे पहले लंगर लेके मोदी जी पहुंचे थे या अमित शाह पहुंचे या किसान पहुंचे थे? नहीं, आपके लंगर पर तो कोई सवाल ही नहीं। सवाल ये भी हो जाए, उसमें भी हमारे ऊपर लगाया कि ये अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, वो रमेश बिधूरी एक बीजेपी के नेता है, कहा अच्छी रजाइयों में आप सोते हैं, गर्म पानी में नहा रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, इसीलिए सब ठलुए बैठे हुए हैं। तो खुश है हम रोड पता है कि नहीं, बीजेपी एमपी ने कहा यहाँ ठलुए आके गांव से बैठ गए अच्छा खाना पीने। आज हमारी कोठियां आके देख ले, ये बंगले जो हमारे आज देख ले आगे, उनसे इससे तो बढ़िया किसी के नहीं होंगे। आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या नाम है? दीदार सिंह। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तराखंड से। तो आप भी कुछ कहना चाहते हो? ये जो सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है, आपने चूंकि फसलों के फैसले किसान करेगा, आपने ये लिखा है, आंदोलन में हिस्सा ले रहे, तो बातचीत होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि ये डेडलॉक से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा, एक जगह डेड एंड हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, डेडलॉक खुल सकता है, डेड एंड नहीं खुलता है। ऐसा ना, जब हमने पहले दिन ही कहता कि वो बिल 3 वापस होएंगे, हम दूसरी बात ही नहीं करेंगे, वो बिल वापस कर लेंगे और हमारी एमएसपी जो बची है सर कपड़ों की जूतों की फसल दुगनी कर देगा। 1.5 साल से हमारा गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही। मैंने 10 ट्राली कांडे में तलाई है, 40 क्विंटल धान मेरा, जब मैं इधर नू आ गया वहाँ तो 1200 रुपये में बिका हुआ। एडीएम ने कहा इसका धान बिकना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? आलमजीत सिंह। आप कहाँ से आओ? मैं बहेड़ी से। हाँ, शायद हमने पहले भी एक बार लगता है यहाँ आपसे बात की है। तो मैं तो उसी चीज पर आज केंद्रित रहना चाहता हूँ कि ये 2 पन्ने की चिट्ठी सरकार की तरफ से और बातचीत के लिए सरकार की तरफ से फिर न्योता गया। एक न्योते को किसान खारिज कर चुके हैं और अब छवि ये तो नहीं बनेगी कि किसान जिद पर अड़ गए। सरकार तो चाहती है बातचीत का दरवाजा खुले। नहीं, किसान भी जिद पे नहीं अड़ा है, लेकिन फिलहाल तो सरकार अड़ी है। अजीत भाई, मैं 1 मिनट पे आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, इसमें भारत के हर प्रदेश का किसान आया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक के आए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बाकी किसी भी स्टेट के वहाँ के प्रशासन ने किसान को कुछ नहीं कहा। हमें यह नहीं समझ में आ रही कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जो है वो अपने क्यों इस जिद्दल रवैये पे आ गई है। वो किसान को हर बॉर्डर पे रोक रही है, किसान के साथ में इतनी जास्ती कर रही है, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। उनको देखकर उनका छोटा भाई उत्तराखंड वाले भी वही उस पे आ गए। हम कह रहे हैं जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि किसान अपना आंदोलन कर सकता है, तो ये हम तो खाली शांत में ढंग से यहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप आंदोलन कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आपका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप ऐसे सड़क बंद करके और लोगों को, दूसरे लोगों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। तो आप अगर अपने आंदोलन से बाकी लोगों को, लाखों लोगों को मुश्किल में डालेंगे, हजारों ट्रैक्टर से आकर और उसके बाद सारे हाईवे जाम करेंगे, तो ये भी तो उसका इम्पैक्ट है कि लाखों लोग परेशान होंगे। अजीत भाई, मुझे अभी तक बताइए कि अभी तक दिल्ली का कौन सा ऐसा आदमी है जो परेशान कह रहा है अपने आप को? हमने तो सर्विस लेन को तो रोका ही नहीं है अभी तक। तो हम भैया सड़क पे बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अब अभी तक तो हमने आपको ये कहा ही नहीं है। हम तो आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमें इस जगह पे मत ले आइए कि कल को हम आपका सब कुछ ही बंद कर दें। हम ये अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन कल तक हम इस पे ले आए। आप कह रहे हैं कि आपने रोड बंद की, हमने रोड बंद कहाँ की है? हमें तो पुलिस ने रोक रखा है, हमें जाने दें, हम दिल्ली चले जाएंगे।
आप नहीं, ये नहीं हमने रोड जाम नहीं किया, ये पुलिस, ये उसने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस से पूछा, पुलिस पार्टी बनी कि आप ये बताएं कि जाम किसने रोका? उसने रोका, हमने रोका। तो बोले किसान की परेशानी इसमें कहाँ गुनाह है, किसान तो आना चाह रहा है, तो पुलिस गुनाहगार है। हमने रोड नहीं रोका, हमें जाने दें, हम तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली बैठ के बात करेंगे, दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के अंदर बैठे, हमारी दिल्ली है। तो ये सवाल खड़ा करना कि बार बार किसानों ने रोक रखा है, किसान परेशान कर रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसानों ने कोई नहीं रोका है, किसान दिल्ली जाना चाहता है। आज भी हमें आज रामलीला ग्राउंड देने, हम आज रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे, वहां पर जाके अपना धरना करेंगे। चलिए, तो बहरहाल किसानों से बातचीत आपने सुनी और उसमें किसान नेता हैं, किसान हैं, और ये NH-24 का दिल्ली यूपी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर। और अब फिर अगर देखें तो सरकार की चिट्ठी का जवाब किसानों से सुनकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस चिट्ठी का जवाब क्या हो सकता है, और इस चिट्ठी के बाद किसान नेता क्या बातचीत के टेबल पर जाएंगे। अगर किसान नेताओं के तेवर और कल की उनकी चिट्ठी या कल का जवाब देखें तो लगता है मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी वही है, किसान नेता भी वही है, तो डेडलॉक की स्थिति बरकरार रहने के खतरे हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, आगे का रास्ता खुलेगा कैसे? सरकार क्या पीछे हटेगी? अब इसका इंतजार होगा, या किसान नेता क्या इस चिट्ठी के बाद पुनर्विचार करेंगे, इसका भी इंतजार करते हैं। फिलहाल कुछ तस्वीरों के साथ दोस्तों, NH-24 पर मैंने पहले भी दिखाया था कि ये यहाँ जो टेंट लगाए जा रहे हैं जिसमें किसान यहाँ रात गुजारें, और ये कुछ वाटरप्रूफ टेंट है, मैंने परसों आपको दिखाया था वीडियो में। अब ये टेंट का यहाँ विस्तार हो गया काफी आगे तक, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ठंड है और व्यवस्था कम है और किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है, ट्रैक्टर के नीचे, ट्रॉली खुले आसमान में। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे संगठन जिन्होंने अपने ढंग से चंदे किए और इंतजाम किए ताकि किसान इस टेंट में रात गुजार सकें। मैं कोशिश करूंगा आज रात इस टेंट में रात गुजारने वाले किसानों से भी बात करके आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कहना अलग बात है कि किसान यहाँ अच्छा खाना, अच्छी रजाई, गर्म पानी, ये सुविधाओं के लिए यहाँ है, लेकिन सड़क पर, बीच सड़क पर ऐसे टेंट में रात गुजारना, लंगर में खाना खाना, 29-30 दिन तक सड़क पर दिन भर यहाँ बैठे रहना, घर परिवार छोड़कर, ये वही समझ सकता है जो इसको भोग रहा है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर कहा था मुझे कि किसान यहाँ पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं, और मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं कैसे आया हूँ। क्या है वीडियो में बताइए। इसमें हमें, आप इसी वीडियो को ले लो, मैंने देख लिया, कहने से रोका, हमने हाथ जोड़े, हमने कहा हम जा रहे हैं वहाँ गुरुद्वारा मत्था टेकेंगे, वहाँ भी वो आएंगे। जब हमारे किसान सारे भाई इकट्ठे हैं, इन्होंने हमारे को अंदर से कैसे खींचने की कोशिश की। वीडियो आप वहीं से, आप ऐसे ही। हाँ, मैंने कहा फिर गोली मारो हमें। चलिए, तो इस तरह से इनका दिखाने के, फिर से नाम बताइए। शोभा सिंह धारीवाल, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से दिखाने का मतलब है कि नए किसानों को रोका जा रहा है, जो यूपी और उत्तराखंड और यूपी, हाँ देख लिया, समझ गया, उत्तराखंड और यूपी से जो आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अजीत अंजुम के नाम से है, तो सब्सक्राइब करें। आपको किसान आंदोलन के प्रति सरकार का नजरिया और इसके अलावा अलग अलग आंदोलन के अलग अलग रंग, अलग अलग जो भी चीजें हो रही है आंदोलन में, वो सब मैं अलग अलग वीडियो में दिखाता रहूंगा।